ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और आज मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की जो लड़ाई है वो अपने अंतिम दौर में है। आज 3 नवंबर और आज मतदाता के हाथ में इस उपचुनाव का पूरा फैसला है। टिकाऊ बिकाऊ की लड़ाई या गद्दार और खुद्दार की लड़ाई में से आज जनता किसका चुनाव करेगी ये आज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अनादि टीवी की लगातार पूरे दिन की कवरेज इस महासंग्राम पर जारी है और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक अपडेट आपको देते हैं। शिवपुरी से इस वक्त का एक अपडेट हमें मिल रहा है। मतदान का बहिष्कार किया गया है। पोहरी में मतदान का बहिष्कार हुआ है। बुर्दा गांव के लोगों ने फैसला लिया है। पोलिंग क्रमांक 7-8 पर मतदान नहीं किया जा रहा है। तो ये खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं शिवपुरी से, जहां पोहरी में मतदान का बहिष्कार लोगों ने किया। बुर्दा गांव के लोग जिन्होंने मतदान के बहिष्कार का फैसला लिया है। पोलिंग बूथ क्रमांक 7-8 पर इस वक्त वोटिंग नहीं हो रही है। तो किन कारणों के चलते ये मतदान का बहिष्कार किया गया है ये भी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल यही अपडेट। पोहरी में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। शिवपुरी से खबर, बुर्दा गांव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का फैसला लिया है। शायद मूलभूत सुविधाएं एक बड़ा कारण हो सकता है। जो वादे जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए वो वादे जनता को पूरे नहीं किए गए हैं। विकास कार्य जो मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षा की जा रही थी ग्रामीणों द्वारा, उस अपेक्षा पर जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतरे, ये बड़ा एक कारण हो सकता है मतदान के बहिष्कार का। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर मरवाही से हमें मिल रही है। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट जहां आज उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के लिए वोटिंग यहां पर जारी है। मतदान के लिए 286 केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 126 संवेदनशील और 4 अति संवेदनशील मतदान केंद्र। इसके साथ ही 1,91,904 वोटर्स जो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। मरवाही उपचुनाव के मैदान में कुल 8 प्रत्याशी हैं। मरवाही सीट जो कि एचएचओगी के निधन से खाली हुई है और आज इस सीट पर मतदान हो रहा है। 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो देखिए वोटिंग शुरू हो गई है और जिन जनप्रतिनिधियों की साख दाव पर है वो भी अपने परिवार अपने समर्थकों के साथ वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। सुभासरा सीट जहां से हरदीप सिंह डंग भाजपा प्रत्याशी वोटिंग के लिए पहुंचे हैं और ये वही तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो सुभासरा से तस्वीर जहां हरदीप सिंह डंग ने वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग किया है। यहाँ के मतदाताओं में जो उत्साह है उसको देखकर यह लगता है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो राज्य में हो, वो विकास चाहती है। और मेरा मानना है कि अभी शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 3 महीने में जो इस क्षेत्र को सौगातें दी है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है उसमें इस क्षेत्र को और कई विकास की सौगात यहाँ पर मिले, यही भावना के साथ यहाँ पर हर मतदाता अपना मतदान यहाँ पर करने आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि विकास के नाम पर और इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाएं। हर क्षेत्र में चाहे वो उद्योग धंधे हों, सड़कें हों या अन्य कोई बातें हों, उसको और आगे बढ़ाएं। यहाँ का मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और 28 सीटों में सबसे ज्यादा अगर कहीं विजय होगी, सबसे बड़ी जीत होगी तो सुभासरा विधानसभा की होगी। जीत को लेकर कितना सोचते हैं? 100%, 101% जीत फाइनल। तो सुभासरा से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग वोट डाला है। इसके साथ ही अपनी जीत को लेकर 100% श्योर वो नजर आ रहे हैं। चलिए 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं अलग अलग मतदान केंद्रों की। मानधाता, पोहरी, ग्वालियर,
भिंड, अनूपपुर और सागर की तस्वीरें हैं। तो मांधाता, पौड़ी, ग्वालियर, भिंड, अनूपपुर और सागर की 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मतदान का महापर्व और इस महापर्व में भाग लेने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र की जनता पहुंच रही है मतदान केंद्रों पर और वोट डाला जा रहा है। ये 6 तस्वीरें आपको अलग अलग हम दिखा रहे हैं जहां वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। आज 28 विधानसभा क्षेत्रों की इन जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी किस्मत का फैसला आज इन्हीं मतदाताओं के हाथ में है। चलिए, तो ये 6 सीटें थी जहां पर इस वक्त मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम सियासी समीकरण भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज जिन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, 3 नवंबर आज वोटिंग और 10 नवंबर को फैसला आएगा किसकी दिवाली मनेगी और किसके घरों में बम पटाखे फूटेंगे। ये जो तमाम समीकरण है 10 नवंबर को स्पष्ट होंगे। लेकिन आज की जो लड़ाई इस वक्त चल रही है मध्य प्रदेश के उपचुनाव की, खुददार और गद्दार की, इसके साथ ही टिकाऊ बिकाऊ की, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी सीधे जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आज जो मुकाबला हो रहा है इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए थे। बीजेपी की जो साख है वो भी आज दांव पर लगी है। कांग्रेस अपनी जो खोई हुई जमीन है उसे आज इस उपचुनाव के जरिए वापस पाना चाहती है। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपसे आज इस महापर्व पर। जैसा कि आपने कहा, आज इस महापर्व पर वास्तव में एक महापर्व है। मतदान यूं भी महापर्व जैसी चीज होती है और ये महासंग्राम में तब्दील हो चुका है मध्य प्रदेश में जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें यह है कि भले ही तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हों, लेकिन ये सीधा सीधा चुनाव शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बीच का मुकाबला बनकर रह गया है जी। अनादि टीवी ने जो पूरी सभी 28 सीटों पर लोगों से जो जाकर बीच में बात की थी, तमाम लोगों से मिले, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से हमारी टीम के लोगों ने बात की थी, पूरे 28 सीटों का जायज़ा लिया था, तो यही समझ में आया था कि प्रत्याशी तो एक फैक्टर है ही नहीं। लगभग जो फैक्टर ज़्यादा जोर मार रहा था वो था कि कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ। जो ऐसा आपने अभी जैसा जिक्र किया कि टिकाऊ या बिकाऊ, गद्दार या खुददार वाली जो बात चल रही है, तो वो भी जो चीज़ें थी उसको जब हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में उसको देखते हैं तो ये समझ में आता था कि ये नेताओं के बीच की ये चीज़ें ज़्यादा बनकर बहस का विषय रह गई थी बनिस्पत इसके कि प्रत्याशियों पर फोकस किया जाता। प्रत्याशी पर फोकस करने जैसी ज़्यादा स्थिति इसलिए नहीं रह गई थी क्योंकि चेहरे वही हैं जो पिछले चुनाव में थे और मतलब कम से कम बीजेपी की तरफ से जो लोग उतरे हैं, तो उसमें प्रत्याशी को लेके ज़्यादा कोई उसकी बहस की या विचार की या उस पर गौर करने जैसी गुंजाइश नहीं रह गई थी। गुंजाइश सिर्फ इस बात की रह गई थी कि बीजेपी अपनी सरकार को सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती है, कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस हासिल कर पाती कि नहीं कर पाती है। और ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस मायने में भी हो गया कि यदि कांग्रेस को वापस सत्ता में आना है तो उसके पास बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, उसके सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज है बिल्कुल कि आपको 28 की 28 सीटें जीतना। और ये दिल्ली जैसी परिस्थिति अगर हो जाए तो बात अलग है, आम आदमी पार्टी ने जैसा किया था वहां पर। बाकी तो ऐसे हालात, सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा, आप जो है इस बात को हमें भी ध्यान में रखना होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उपचुनाव होते हैं, बाई इलेक्शंस जो होते हैं, इनका नतीजा। सर मैं लौटूंगी, लेकिन बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए हैं। वहां आज किस तरह का माहौल है वो तस्वीरें भी हम देखते हैं। वैभव जी, सबसे पहले तो आज जो तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय की वो हम तक पहुंचाइए कि आज जिस दिन का इंतजार, जिस घड़ी का इंतजार बीजेपी कर रही थी, पार्टी के तमाम
नेता कर रहे थे वो घड़ी आज आ गई है। इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल जया, मध्य प्रदेश में कोरोना काल में उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचाने की पूरी तैयारी की गई है। 60 लाख जो 3 लेयर मास्क भी बांटे जाएंगे। 80,000 लीटर सैनिटाइजर निर्वाचन आयोग के द्वारा खरीदा गया। इसके साथ ही 60 लाख पॉलिथीन ग्लव्स भी निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं को दिए जाएंगे। इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय में खड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर शांति छाई हुई है। धीरे धीरे नेताओं के आने का सिलसिला कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, जैसे ही मतदान का जो प्रतिशत बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि जो पहले सुबह के जो घंटे होते हैं 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, तब मतदान ज़्यादा होता है, और जब मतदान का अंत समय आता है करीबन 4 बजे के बाद, तब मतदान का प्रतिशत तेजी से बढ़ता है। हालांकि बीजेपी मुख्यालय जहां पर पिछले महीने भर से ज़्यादा गहमा गहमी थी, चुनाव को लेकर रणनीति बन रही थी, नेता बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ी सी शांति छाई हुई है। प्रत्येक जो नेता है वो टीवी के माध्यम से क्षेत्र पर नजर रख रहा है, जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। तो रणनीति भी बनाई जा रही है, कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नेता पहुंचेंगे और प्रत्येक सीट पर मतदान का जो प्रतिशत है उस पर भी बातचीत की जाएगी। जो जिलाध्यक्ष हैं विधानसभाओं में उनसे बातचीत की जाएगी। जो बीजेपी का प्रत्याशी है उससे भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि ये जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा को ये तय करने वाला चुनाव है। हमने देखा था कि ये जो चुनाव हो रहे थे इसमें बुनियादी मुद्दे कहीं ना कहीं गायब थे, और जो बातचीत की जा रही थी वो बयानों पर बातचीत की जा रही थी। आइटम शब्द का उपयोग किया गया। आइटम शब्द के उपयोग करने के बाद कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर उनको राहत दी है। तो जिस तरह से हमने इमरती देवी के बयानों को भी सुना, और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो उन अन्य नेताओं के बयानों को भी सुना, तो ये जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके साथ ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल है ये चुनाव। मध्य प्रदेश की जनता किसको चुनती है और किसको हार का मुंह देखना पड़ता है, इसका पता 10 नवंबर को चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सुबह सुबह हमने देखा कि लोग घरों से निकले हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त बीजेपी मुख्यालय की है। भगवान दास शवनानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, शुरू हो चुका है मतदान, क्या कहना चाहेंगे? मतदान बहुत अच्छे वातावरण में शुरू हुआ है, और मुझे लगता है कि जैसी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की है उसी के अनुरूप परिणाम आएंगे और अच्छा मतदान होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए, मास्क लगा करके मतदाता निकला है और वोट करेगा। वोट का परसेंट भी बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटों पर विजय श्री वरण करेगी। अच्छा, बिल्कुल। कल हमने देखा कि कमलनाथ जी, दिग्विजय जी पहुंचे पीसीसी कार्यालय, बूथ की रखवाली की बात कर रहे थे। अब बूथ की रखवाली करना उनके लिए तो बेमानी शब्द है, क्योंकि उन्होंने आज तक इस काम को किया ही नहीं, केवल शब्दों को सुना है और बुना है, बस इसके अलावा कोई काम किया नहीं उन्होंने। बीजेपी एक टीम के रूप में नजर आई। शिवराज जी को भी हमने देखा, सिंधिया जी को भी हमने देखा, लगातार 6 से 8 सभाएं कर रहे थे। वहीं कांग्रेस की ओर से कमलनाथ थे, अंत समय में दिग्विजय नजर आए। सबने उनका साथ छोड़ दिया। कमलनाथ जी के भरोसे मध्य प्रदेश की कांग्रेस छोड़ दी, और निश्चित रूप से कांग्रेस हार का ठीकरा भी उनके सिर पे पूरी तरीके से फोड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ भाजपा के नेता भगवान दास शवनानी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास नेता नहीं है, तो हार का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए इसका वो एक किसी नेता की तलाश कर रहे हैं, और कौन वो बन सकता है उसकी तलाश कांग्रेस में की जा रही है। बिल्कुल, बने रहिएगा वैभव जी, लौटेंगे आपके पास। लेकिन बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर, अमूमन बीजेपी मुख्यालय में शांति बहुत कम दिखाई देती है, शोरगुल या चहल पहल की तस्वीरें दिखाई देती है, लेकिन आज क्योंकि वोटिंग का दिन है और आज यहाँ पर थोड़ी सी शांति हमें नजर आ रही है। सर, ये जो तस्वीरें हैं, क्या इसे कहा जा सकता है? कहते हैं कि तूफान के पहले की शांति, क्या ये माना जाए तूफान के पहले की शांति इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में दिखाई दे रही है? देखिए, तूफान घमासान तो जया 10 तारीख तक लगातार हमें देखने के लिए मिलता रहेगा, लेकिन ये जो शांति है, आपने बिल्कुल सही बात कही। तूफान भले ही किसी के भी हिस्से में आए, तूफान कांग्रेस के हिस्से में आए, भाजपा के हिस्से में आए, तो 10 तारीख को क्लियर होगा। लेकिन ये शांति दरअसल इसलिए रहती कि सुबह का ये जो वक्त है पोलिंग के बहुत ही शुरुआती पल, जैसा वैभव ने भी कहा कि 7 से 10 बजे तक बहुत ज़्यादा पोलिंग होती है, तो इसमें जो भी जिम्मेदार लीडरान जो रहते हैं उनकी कोशिश रहती है कि अपने किसी भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर अपने घर पर, अपने कार्यालय में बैठकर सबसे पहले इस बात के लिए सुनिश्चित कर लें कि 10 बजे तक उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में अच्छी खासी पोलिंग हो जाए। एक बार अगर आप पार्टी ऑफिस आ जाते हैं तो सबसे पहले मीडिया है,
उसके बाद पार्टी के वर्कर्स हैं, उसके बाद तमाम किस्म की ऐसी मसरूफियात आपके साथ में आ जाती हैं कि आप उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। तो वैभव जो बता रहे तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा 10 बजे के करीब यहाँ पर नेताओं की भीड़ बढ़ना शुरू होगी, यहाँ की शांति जो है वो क्रांति में तब्दील होना शुरू होगी और शाम तक वो पूरी तरीके से जो है माहौल यहाँ का बदल चुका होगा। इस प्रेमाइसिस में शायद आपको पैर रखने की जगह भी न मिल पाए। तो वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त घर पर रहकर सबसे पहले इंश्योर किया जाता है कि सब जगह जैसी हमने बूथ पे मैनेजमेंट की कोशिश की थी, बूथ पे जैसे प्रबंधन के हमने निर्देश दिए थे, वो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्योंकि बूथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी रहता है इस चुनाव के मतदान वाले दिन। तो उस पर प्राइमरी फोकस देने के लिए होता है कि सुबह के वक्त आपको दफ्तर में शांति दिख रही है, लेकिन उन नेताओं के मन के भीतर की अशांति की तो हम यहाँ बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनका सब कुछ इस चुनाव में लगा हुआ है, जिनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में लगी हुई है, जिनका पॉलिटिकल करियर इस चुनाव में लगा हुआ है। और हर किसी का आप ये देखेंगे कि बड़े अगर नेता जो है उनकी अगर इज्जत दांव पे लगी है तो जो उम्मीदवार हैं उसका तो बहुत ही कुछ इसमें साख उसकी टिकी हुई है, उसका तमाम संसाधन उसने फूंक डाले हैं, तमाम किस्म के लोगों ने रिस्क लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करके अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेला है। तो सबके सबकी अभी स्थिति यही है, तूफान के पहले की शांति है और तूफान 10 तारीख तक आएगा। और मुझे लगता है कि 7 दिन तक, इस मंगल से अगले मंगल तक हम कभी कहीं कहीं शांति देखेंगे, कहीं तूफान की उम्मीद देखेंगे और आखिरी तूफान 10 तारीख को इस प्रदेश के मतदाता, बिल्कुल आखिरी तूफान 10 नवंबर को आएगा। आज से शुरू हुआ मंगल अगले मंगलवार को किसका मंगल करता है ये भी हम देखेंगे सर। लेकिन क्योंकि सावेर की तस्वीरें भी आप समझने की कोशिश करते हैं, हॉट सीट इस बार मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सावेर को माना गया है। कविता पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कविता, इस वक्त की तस्वीरें सबसे पहले आपसे चाहेंगे कि आप दिखाइए। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और सावेर क्योंकि हॉट सीट, लोगों में कितना उत्साह यहाँ पर वोटिंग को लेकर और किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है वो हम तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कनाजिया मतदान केंद्र है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदाता है, मतदाता की जो संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि जो मतदाता की जो लाइनें हैं, कतारें हैं, वो दिखाइए। आप देख सकते हैं कि जो कतारें हैं, आप यहाँ पर पुरुषों की कतार अलग है, यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जो उपचुनाव है उसकी जागरूकता की बात करें तो यहाँ पर आप इन तस्वीरों से पता लगा सकती हैं, आप देख सकती हैं। बिल्कुल जागरूकता तो लोगों में दिखाई दे रही है कविता, लेकिन क्या आप इन मतदाताओं से बात कर पाएंगी कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये वोट डालने पहुंचे हैं, और खुददारी गद्दारी की बात जो प्रत्याशी इन लोगों के बीच में जाकर कह रहे थे, वो मुद्दा इनके दिमाग में, इनके मन में, जहन में है भी, या मूलभूत सुविधाएं इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ मतदाता है, किन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ पर वोट करेंगे? जो मेन समस्या क्या है, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर वोट करेंगे? क्या है मेन समस्या आप लोग की? तो जी बोलिए। तो यहाँ पर अभी कुछ मतदाता हैं जो बोलने से कतरा रहे हैं हम, और जो है दादा, क्या आपके विकास कार्य किस प्रकार के होने चाहिए? अरे 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ दीदी, अब होगा विकास। अब सिलावट जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को, क्या मंदिर बन गया, 370 हट गई, और क्या चाहिए? अभी हम बात करें दो प्रत्याशी जो हैं, आप किनको चुनेंगे? क्या विकास कार्य आप चाहते हैं? विकास हमारे यहाँ अभी 35 करोड़ का हो गया यही कनाड़िया में, सिलावट जी करवाया। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी है उनसे अपेक्षा यहाँ पर मतदाता कर रहे हैं। अच्छा जी कविता, हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर आप पूछ सकते हैं। कविता, आप क्या वहाँ किसी मतदाता से जो भले ही वोट दे चुके हो, ये आप पूछ सकते हैं कि तुलसी सिलावट के हाथ में प्रदेश का स्वास्थ्य जैसा महकमा था, कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो इस दौरान जो व्यवस्थाएं रही उसको लेकर तुलसी सिलावट की वहाँ की जनता क्या सोचती है कोरोना को लेकर खास तौर से? जी, आप वोट कर चुके हैं?
यदि हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, जिस प्रकार से तुलसी सिलावट जी जब कांग्रेस में थे स्वास्थ्य मंत्री थे, यदि हम कोरोना को लेकर बात करें तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर एक मतदाता से बात की, उन्होंने जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक होने की बात कही है। जी 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 बिल्कुल, ये बात कही गई है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनके कार्यकाल में बेहतर थी, लेकिन कविता कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, अभी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या पूरी पुख्ता व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई है, वहां पर मौजूद हर एक शख्स के मास्क का उपयोग कर रहा है, तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो यहाँ का मतदान केंद्र है, जैसे ही एंट्री हो रही है वहां पर जो सैनिटाइजर है और साथ में मास्क है वहां पर, और साथ ही सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मतदान करने लोग आए हैं सभी यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं, और लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके धज्जियों का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन मास्क की जो बात है, मास्क यहाँ पर प्रॉपर सभी लोगों ने लगाए हैं। बिल्कुल कविता, ये एक सवाल मेरा और था कि ये मध्य प्रदेश की हॉट सीट है, जैसा सभी जानते हैं, जया ने भी इस बात को कहा, बहुत ही दिग्गज दो कैंडिडेट्स यहाँ से, तुलसी सिलावट, प्रेमचंद गुड्डू, उस हिसाब से इतने बड़े जो कद्दावर दो चेहरे, उसके हिसाब से आपको इस मतदान केंद्र के माहौल में वैसी गहमा गहमी नजर भी आ रही है या नहीं? आप जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों से ही पता लगाया जा सकता है। सुबह से ही यहाँ पर यदि हम बात करें 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू होना था, लेकिन यहाँ पर जो मतदाता है 6:30 बजे से ही पहुंच गए थे। जी जी। तो यहाँ पर एक उपचुनाव को लेकर, एक वोटिंग को लेकर आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल कहा जा सकता है। जी जी, क्या आपकी आज दोनों प्रत्याशियों में से किसी से संपर्क हो सका है कविता आपका? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट जी से हमारे संपर्क हुआ, और उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी सरकार आ रही है और वो यहाँ से जीत रहे हैं, और जब वो घर से निकले तो उससे पहले जो उनके बहुत ही सालों पुराना मंदिर है, गणेश मंदिर, वहां पर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गए, और उनकी पत्नी का ये कहना है कि वो सालों से उस मंदिर में जाते हैं और उनका आशीर्वाद जो है जो उनके परिवार पर बरसता है, और जो यहाँ तक वो पहुंच चुके हैं वो भगवान के आशीर्वाद से ही पहुंचे हैं। कविता, इस सीट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अगर तुलसी सिलावट कांग्रेस से बीजेपी में आए तो प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, तो ये जो इंटर एक्सचेंज जैसी जो सिचुएशन है, इसको लेकर यहाँ का मतदाता क्या सोच रहा है? मतलब क्या उसको लग रहा है इस चीज को, वो कैसे एडजस्ट कर पा रहा है कि एक बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, और अब उसके बीच में हमें चयन करना है, तो यहाँ गद्दार वर्सेस खुद्दार वाला कोई पॉइंट आपको नजर आ रहा है क्या लोगों के बीच में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, इससे पहले जब अनारी टीवी सावेर पहुंचे थे तो वहां पर उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक जो तुलसी सिलावट जी है और जो प्रेमचंद गुड्डू है, कौन कांग्रेस में है, कौन बीजेपी में है। आधे से अधिक जो मतदाता है वो तो इसी में उलझे हुए हैं, उनको अभी तक यही कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सवाल है यहाँ पर ये है कि जो प्रेमचंद गुड्डू है वो अभी कांग्रेस में आ गए हैं बीजेपी से, और जो कांग्रेस के जो तुलसी सिलावट है वो बीजेपी में आ गए, तो आधे तो इसी में उलझे हुए हैं। और हालांकि जो मेन जो मुद्दा है उनके विकास कार्य है, रोड, बिजली और पानी। बिल्कुल, विकास कार्य को लेकर दिमाग में मतदाताओं की बहुत सी बातें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका कविता, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आंकड़ों में भी बढ़ोतरी होगी, वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ोतरी होगी, वो तस्वीरें फिर से हम आपसे जुड़ेंगे और वो आप हम तक पहुंचाइएगा। वैभव जी का रुख करेंगे जो कि बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, सावेर की तस्वीरें हमने देखी, प्रेमचंद गुड्डू वर्सेस तुलसीराम सिलावट के बीच में यहाँ पर मुकाबला है, मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट, और तुलसीराम सिलावट या फिर आप सावेर की बात कर लीजिए तो भीतर खात का खतरा यहाँ पर बहुत ज्यादा था। इसके साथ ही जब दल बदला गया था तुलसी सिलावट की तरफ से, उस समय भी मतदाताओं के ने ये सवाल पूछे थे कि आखिर आपने क्यों ऐसा किया, आखिर क्यों कोरोना काल में जब जनता को जरूरत थी उस समय आपने एक सरकार को, चलती हुई सरकार को गिराया केवल अपने स्वार्थ के लिए, और वो मुद्दा बहुत ज्यादा गहराया हुआ था। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त अनादि टीवी के जरिए हम दिखा रहे हैं, लेकिन सावेर जो हॉट सीट है उसको लेकर आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल जया, सबसे ज्यादा अहम सीट है
इस उपचुनाव की सांवेर सीट, क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो दोनों ही कांग्रेस के प्रत्याशी थे। प्रेमचंद गुड्डू ने से पहले बीजेपी का दामन थामा था, जब तुलसी सिलावट बीजेपी का दामन थामे तो प्रेमचंद गुड्डू वापस अपनी पुरानी पार्टी में आ गए। फिर तमाम तरह के आरोप शिवराज जी पर प्रेमचंद गुड्डू लगाते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि दोनों, क्योंकि धन और बल दोनों ही नेताओं के पास है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि मालवांचल के जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर साम दाम दंडभेद सारी चीज़ें लगाई जाती हैं चुनाव में, पार्टियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और तुलसी सिलावट के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोरोना काल में जैसा कि रत्नाकर जी ने भी बताया कि सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी, चूँकि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे तुलसी सिलावट, और जिस तरीके से मतदाता भी कह रहे हैं कि उनको व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नजर आई कोरोना के वक्त। और अभी भी कोरोना काल चल रहा है जया, वैक्सीन अब तक बनके तैयार नहीं हो पाया, इसलिए निर्वाचन आयोग के द्वारा भी मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, हैंड ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनाए गए हैं। अमूमन सुबह के वक्त ज़्यादा मतदान होता है, इसलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसका पालन करने में अधिकारियों को, कर्मचारियों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। लेकिन हॉट सीट है, जिस तरीके से हमने देखा कि शिवराज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, BD शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर लगातार सांवेर सीट पर पहुंचे, चुनाव प्रचार किया। वहीं कांग्रेस की ओर से हमने देखा कि कमलनाथ लगातार सभाएं कर रहे थे, कमलनाथ के साथ ही दिग्विजय भी अंत समय में गए थे। तो तैयारियां दोनों ने की और इसके साथ ही चुनावी सभाओं को भी बीजेपी की ओर से ज़्यादा मेहनत की गई सीट को जीतने के लिए। प्रेमचंद गुड्डू बेहतर तरीके से जानते हैं सीट को और तुलसी सिलावट भी सीट को बेहतर तरीके से जानते हैं। अब क्योंकि हमने देखा कि पिछले 7 महीने में सांवेर सीट को बहुत करोड़ों के कार्यों की भूमि पूजन भी हुआ है, लोकार्पण भी किया गया, लेकिन जनता के मन में क्या है, मतदाता क्या चाहता है, मतदाता की उम्मीदें क्या हैं, किन बुनियादी सुविधाओं के आधार पर वो वोट देगा, इसका पता तो 10 नवंबर को चल जाएगा। लेकिन मतदाता जरूर तय कर चुका है कि उसे किसे चुनना है, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट दे चुका है या देने जा रहा है। बिल्कुल, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे चुका है या वोट देने जा रहा है, इस वक्त मतदाता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं समझ पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वैभव जी ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर से आपका रुख करेंगे तो इस वक्त मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ब्रेक लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। अभी सांवेर की तस्वीरें हमने देखी है, खासा जागरूक यहाँ का वोटर दिखाई दे रहा है वोटिंग को लेकर। ये जानना चाहेंगे कि जो जागरूकता है वो वोटिंग को लेकर है या फिर दिमाग में इतनी उलझने इस वक्त मतदाता के चल रही है कि भाई आपने एक चलती हुई सरकार को गिराया तो वो सबक भी मतदाता सिखाना चाहता है, या फिर ये जो क्वेश्चन आपने कविता से पूछा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा जिम्मा तुलसी सिलावट के पास था और उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्होंने पार्टी बदल ली, तो इस वक्त जो मतदाता के दिलो दिमाग में है क्या गहमा गहमी चल रही होगी? देखिए जया, मतदाता का कंफ्यूजन तो पूरी की पूरी 28 सीटों पर है, क्योंकि इस बात का आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात का सही जवाब नहीं देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस ही बता पाने की स्थिति में नहीं है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि उसके इतने सारे विधायक उससे अलग हो गए, कोई इसका जवाब नहीं है। बीजेपी किसी को ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि आपको 15 महीने बाद ऐसे विधायकों को अपनी तरफ लाना पड़ा। जाहिर सी बात है आरोप दोनों तरफ लग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में डिससेटिस्फाइड थे, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने एमएलए तोड़ लिए। इन सारे आरोपों के बीच में जया बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये रहता है कि मतदाता जो है सारी चीजों का सच जानता है। पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से अपने स्टैंड रखती रहें, आर्ग्यूमेंट्स रखती रहें, एक्सक्यूजेस रखती रहें, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि मतदाता अब आज की डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सूचनाओं का इतना भंडार है, तमाम चीजें सारी चीजें समझते हैं कि मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में जो हुआ उसकी मूल वजह क्या थी। बावजूद उसके मतदाता का जो आप कह रही है जो कंफ्यूजन वाली स्थिति इसलिए कि अब उसके पास विकल्प नहीं है ना। जो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी, कांग्रेस या अगर बीएसपी को वोट दे दे उसके पास इस तरीके का कोई विकल्प नहीं। और जब स्थितियां बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाती हैं तो वो होता है जो दिल्ली में। अच्छा सर, क्या मतदाताओं के दिमाग में इस वक्त ये चल रहा होगा जो दल बदलू हुआ है या जो सरकार चलती हुई सरकार को गिराया गया है या जो तमाम राजनीतिक पार्टियां खुद्दार गद्दार का राग लगातार अलाप रही हैं,
ये चल रहा होगा मतदाताओं के दिमाग में, या फिर उन्हें तो चाहिए कि भाई हमें तो अपनी सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, विकास मिलना चाहिए, वो तो कहीं मिला ही नहीं। देखिए जया, मतदाता को दरअसल गद्दार खुद्दार से कोई लेना देना नहीं होता है खास, उसका सीधा सा एक मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का कि मेरा जो एमएलए बनेगा वो मेरे क्षेत्र में काम करवाएगा कि नहीं करवा पाएगा, मेरा विकास, हमारे इलाके का विकास करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। और जहां तक ये बात है खुद्दार गद्दार वाला, तो ये कई बार क्या होता है कि जब आपको इश्यूज नहीं होते हैं तब आप ऐसी चीजें फ्लेयर अप कर देते हैं ताकि इश्यूज पीछे चले जाएं। बिल्कुल। अगर आप इश्यूज पे जवाब देने की स्थिति में नहीं है या आपके पास कोई इशू ही नहीं है तो आप इस तरीके के विवाद उठाकर जो असली मुद्दे रहते हैं उन्हें हाशिए पर धकेल देते हैं, लेकिन मतदाता के मन में ये मुद्दे हमेशा रहते हैं। अनादि टीवी की टीम ने जब पूरे मध्य प्रदेश में अभी 28 जगहों का जब सर्वे किया, हर जगह लोगों ने, मतदाता ने, किसी भी मतदाता ने मुश्किल से आप समझिए 2 से 3% रहा होगा जिन्होंने ऐसी बात की होगी गद्दार या खुद्दार की। बाकी सबका इश्यूज पर सबने बात की, किसान कर्ज माफी पे बात की, बेसिक कम्युनिटीज पे बात की, इस तरीके पे बात की कि भाई कांग्रेस की सरकार को चलने देना था, या इस तरीके से बात की कि कांग्रेस की सरकार असफल रही इसलिए बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन गद्दार खुद्दार जैसे इश्यूज पर कम से कम आम लोगों ने बात नहीं की थी, तो अभी भी उसको चीजें प्रभावित नहीं करेंगी। जी। ये मड स्लिंजिंग एक पॉलिटिकल कीचड़ उछालने की प्रतियोगिता है जिसके तहत एक दूसरे को इस तरीके से कहा जा सकता है सर कि राजनीति और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जो मध्य प्रदेश में हो रहा है 28 सीटों पर उपचुनाव, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। कोई राजनीतिक पार्टी अंदाजा नहीं लगा सकती, कोई विश्लेषक, कोई राजनीतिक विशेषज्ञ अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मतदाताओं के दिमाग में क्या चल रहा है और वो कहां जाकर अपना बटन जो है किस पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में दबाएंगे। लेकिन हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे और पूरी 28 विधानसभा सीटों का विश्लेषण आज पूरा दिन हम करेंगे। सत्ता का फाइनल, सत्ता का जो महासंग्राम है आज उसका फाइनल है। 10 नवंबर को वोटिंग के नतीजे आएंगे, लेकिन सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम तक वोटिंग लगातार चलेगी। और यदि आप भी उस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो लगातार आपसे अपील है कि आप भी वोट देने जरूर जाइए। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।